हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रभाकर। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और मोर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक ओवरव्यू है हमारा बायोमोलिक्यूल्स का। एंड इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन का। तो इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यानी उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एक हमारे कार्बन चेन में, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिर इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स में। तो मोनोसेक्राइड का मतलब होता है गाइस, मोनो मीन सिंगल एंड सेक्राइड मीन शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट को हम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पॉलीसेक्राइड्स भी बोल सकते हैं। यानी इसमें हमारे बहुत से एन नंबर के सेक्राइड्स ग्रुप यानी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स में एल्डोजेस, एल्डोपेंटोजेस, एल्डोहेक्सोजेस, कीटोहेक्सोजेस। तो गाइज हम जो टॉपिक इसमें करेंगे वो है हमारा एल्डोहेक्सोजेस यानी ग्लूकोज। और ग्लूकोज पे ही हमारा सारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का बेस्ड है। यानी इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड प्रिपरेशन वो हमारे कार्बोहाइड्रेट में ही पढ़ेंगे। तो मोनोसेक्राइड्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो ओलिगोसेक्राइड्स होता है। यानी ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब होता है टू और मोर, यानी दो या दो से ज़्यादा, जिसमें हमारे ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स आते हैं। और जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं हमारे, तो ट्राइसेक्राइड्स में यानी 3 ग्लूकोज यूनिट ब्रेकडाउन होती है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है C18H32O16। और टेट्रासेक्राइड्स में हम जब इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे 4 ग्लूकोज यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट हाइड्रोलाइज ब्रेकडाउन हो जाएंगी। तो उसे हम कहते हैं टेट्रासेक्राइड्स। तो गाइज ये पार्ट थे हमारे ऑलीसेक्राइड्स के। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो गाइज पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड्स मीन्स शुगर। तो स्टार्च और सेलुलोज इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो स्टार्च मैंने बताया था एक रिजर्व फूड होता है प्लांट्स में, और सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है प्लांट का। स्टार्च को फर्दर क्लासिफाई किया गया है अमाइलोज, हमारे अमाइलोपेक्टिन में। गाइस अमाइलोज क्या होता है? एक लीनियर चेंज होता है ग्लूकोज की, बहुत ही लीनियर चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है। और जनरली ये सॉल्युबल इन वाटर में होती है एंड आयोडीन टेस्ट भी देती है गाइस। तो और जबकि अमाइलोपेक्टिन वो टेस्ट, आयोडीन टेस्ट नहीं देती है। सेलुलोज की बात करें तो एक सेलुलोज फाइबर आपने देखा होगा ये कि यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए हमारे, या फिर फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेलुलोज हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स के मैंने आपको ये दो क्लासिफिकेशन कर दी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी इसका मतलब हो गया वो शुगर्स जो कि टॉलेंस रिएजेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस कर दी जाए, वो हमारी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। उसके बाद हम शुगर एंड नॉन शुगर में डिफरेंस पढ़ेंगे। शुगर्स वो होती हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होती हैं, स्वीट्स इन टेस्ट होती हैं, सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। जबकि नॉन शुगर्स कौन सी होती है हमारी? पॉलीसेक्राइड में आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें सेलुलोज का। तो सेलुलोज हमारी क्या होती हैं? नॉन स्वीट शुगर्स होती हैं, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, मीठा टेस्ट नहीं होता, इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। जबकि शुगर जो होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ शुगर या इन्वर्ट शुगर के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है जब आप शुगर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये डिजॉल्व होता है या ब्रेकडाउन होता है टू प्रोडक्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसकी रिएक्शंस आप पढ़ ही चुके हैं। पर इसे इन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एंड जो लैक्टोज होता है गाइस, सॉरी, जो फ्रक्टोज होता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन लीवो रोटेटरी बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ग्लूकोज का कम होता है। तो इस वजह से देखा जाए तो प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो लीवो रोटेटरी एक्ट करने लगता है एज कम्पेयर टू जो रिएक्टेंट हम शुगर ले रहे हैं। तो गाइस इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये तो एक कंसेप्ट है, एक ओवरव्यू है जिसको आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे मैंने स्टार्च ऑर्डर बता रखा है, स्टार्च का क्लासिफिकेशन है, और सेलुलोज की एक हमारी साइक्लिक चेन दे रखी है मैंने यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। हम इसे पॉलीसेक्राइड से और ओलिगोसेक्राइड से, डाइसेक्राइड से क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। फिर अल्फा बीटा ग्लूकोज यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे हम। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो होती है जब दो या दो से ज़्यादा ग्लूकोज की यूनिट किनसे जुड़ी होती है? ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। फिर म्यूटा रोटेशन आएगा गाइज। म्यूटा रोटेशन भी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की। एंड फिर प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज में हम पढ़ेंगे कि
इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे, कंसंट्रेटेड HNO3 एक्वस Br2 के साथ रिएक्शन करवाने पे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड ये हमारा ग्रुप है गाइस, देख सकते हैं ग्लूकोज की एक एनोमेरिक चेन है। पहला जो पार्ट है वो हमारा एल्डिहाइड है, एंड बाकी के जो हमारे 4 कार्बन एटम हैं जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, ये 2 डिग्री हमारा एल्कोहल है, और जो लास्ट वाला है हमारा वो 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप हमारा पहले पे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, सेकंड पे हमारा हो जाता है, ये हमारे 4 हो जाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और लास्ट वाला हो जाता है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। तो गाइज ये स्ट्रक्चर है हमारा ग्लूकोज का। मूव करते हैं नेक्स्ट, प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है अमीनो एसिड से। जैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है, एल्डिहाइड, और सॉरी ग्लूकोज यूनिट सबसे छोटी होती है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। उसी तरीके से प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट रही है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक लिंकेज होता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है गाइस, मैनी नंबर के, एन नंबर के, या कह सकते हो अमीनो एसिड्स जब लिंक टुगेदर होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वो CONH की बॉन्डिंग करते हैं, यानी अमाइड की बॉन्डिंग करते हैं। इसी वजह से इनको पॉलीअमाइड्स भी कहा जाता है। तो अमीनो एसिड्स को एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में क्लासिफाई किया गया है। आगे देखते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। गाइस एसेंशियल वो होते हैं अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को नीड होती है, जिनकी, जिससे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बॉडी के अंदर कई डिफरेंट हार्मोन्स एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है, और ये टोटल 10 नंबर के होते हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो गाइज नॉन एसेंशियल वो हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, उसको हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बीच में भी हम डिफरेंस के पढ़ेंगे। पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में बता ही दिया। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन पार्ट के पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं। एंड ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है गाइस, देख सकते हैं। कार्बन पे हमारा एक ग्रुप हमारा NH2 होता है जो कि अमीनो ग्रुप होता है, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। इसी वजह से इसका नाम अमीनो एसिड कहलाता है गाइस। एंड इस कार्बन पे हमारा एक वेरिएबल ग्रुप दिख रहा है आपको, R। यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप हो सकता है, तो इसको हम अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे ही हमारे NH2 ग्रुप, COH ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप यानी R ग्रुप जुड़ते हैं। मूव करते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो हाइड्रोलिसिस जब हम प्रोटीन का करते हैं तो सिंपल कंजुगेट प्रोटीन एंड ड्राइव्ड प्रोटीन्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इनके क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। देन फिर इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन के अलग अलग जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल से याद रखिएगा मसल्स, एंटीबॉडीज से याद रखिएगा जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं उन पे, एंड ब्लड प्रोटीन्स। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं, खासकर कई बार आता है बोर्ड में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। गाइस जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देके बताऊं कि डीनेचुरेशन में क्या होता है, जब प्रोटीन जैसे हमारे पास है तो उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो लाइक एक एग्जांपल ले लें, मैंने रॉ एग लिया और उसको बॉइल्ड किया, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यानी उसकी बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पर देखा क्या है हमने उसमें कि उसका जो कंटेंट होता है, केमिकल होता है, वो एज इट इज वैसा ही रहता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन में हम अगर पीएच को चेंज करें या हीट करें तो क्या होता है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी नहीं बिगड़ता, बाकी सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी चेंज हो जाते हैं, एंड इसकी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो प्रोटीन हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्रोटीन का मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाई कॉल्ड प्रोटियोस, यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये हमारे बॉडी की बिल्डिंग करने के लिए, मसल्स फॉर्मेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड में। तो विटामिन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, हमारे एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, एंड हमारी बॉडी कभी इसे बिल्डअप नहीं करती गाइज। एक ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में मेड होता है, विटामिन डी, पर वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे बॉडी केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। तो इसको हम विटामिन को क्लासीफाई करते हैं फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल में। फैट सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के हमारे फैट सोल्यूबल है, यानी हमारे बॉडी में जो भी फैट है, यानी एडिपोज टिश्यू हो गया या लिवर हो गया, इन जगह पे ये स्टोर हो जाते हैं। जबकि वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, यानी जो बॉडी में अंदर वाटर कंटेंट है उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B6, B12, B5, B1, B2, B3, B9, ये जितने भी वाटर हमारे बी कॉम्प्लेक्स हैं,
एंड विटामिन सी ये हमारे वाटर सॉल्युबल है। एंड गाइस एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई विटामिन बी एंड सी रिक्वायर्ड इन डेली डाइट, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हमारे बॉडी से वाटर लॉस डेली होता है थ्रू यूरिन, थ्रू क्या नाम है, हमारे पसीने के थ्रू थ्रू सेट होता रहता है। तो इसीलिए हमारे विटामिन बी और सी की डेली डाइट में जरूरत पड़ती है, जबकि ए डी ई के जो है वो स्टोर्ड हो जाते हैं फैट में। तो कई क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। एंड नाइट्रोजनस बेस में भी प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स होते हैं, ATGC, इसके बारे में सब क्लियर कराऊंगा। ये एक हमारा एक ओवरव्यू है। फिर टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे, mRNA, tRNA, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम मूव करते हैं, इसके कुछ और टर्म्स हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे रिप्लिकेशन। तो गाइज आप डीएनए के बारे में जानते ही हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारा, तो 2 स्ट्रैंड से बना होता है। जब रिप्लिकेशन किया जाता है तो इसका जो एक स्ट्रैंड है वो क्या होता है, वो अलग हो जाता है, कुछ इस तरीके से ये ऐसे करके अलग हो जाएगा, इसको हम रिप्लिकेशन कहेंगे। जिसके जो बीच में हमारे बेस पेयर्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा है, ये नाइट्रोजनस बेस कहलाते हैं गाइस। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं और रिप्लिकेट हो जाते हैं, यानी बीच से डिवाइड हो जाते हैं, ताकि वो और भी डीएनए के स्ट्रक्चर को बना सके। फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होते हैं गाइस, एक स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और दूसरा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जो इसको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जीन्स, इसको ये हमारा जेनेटिक कोड की भी कहलाता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर कोडॉन्स होते हैं गाइस, कोडॉन्स हमारे ट्रिपलेट में है, जैसे AUG, मिथायोनिन हमारा कोडॉन है, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं इनिशिएटर है, इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। तो गाइस इसमें 3 हमारे बेस पेयर होते हैं जो कि कोडॉन्स कहलाते हैं। तो गाइस ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, न्यूक्लिक एसिड, एंड फिर उसके बाद हमने विटामिन्स के बारे में देखा, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना। गाइस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखेंगे। विटामिन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, डेफिशिएंसी से रिलेटेड आते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, या वो आपको डेफिशिएंसी डिजीज देके पूछेगा कि इसमें कौन सा विटामिन की कमी है, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, जबकि विटामिन डी की कमी से होता है। कई क्वेश्चंस बनते हैं गाइस विटामिन पे। एंड फिर उससे रिलेटेड प्रोटीन्स पे भी कई क्वेश्चंस आते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी कई बार आ चुका है बोर्ड में। एंड उससे बाद है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, जो मैंने बताई थी, कुछ रिएक्शंस आती हैं गाइस पेपर में कि थ्रू ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करवाओ या कंसनट्रेटेड HNO3 या हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, तो वो क्या मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उसको मैं आपको डिटेल आगे के लेसन्स में बताऊंगा। उसके बाद ये पॉलीसेकेराइड गाइस, स्टार्च और सेलुलोज में कई बार डिफरेंसेस आ चुके हैं। एंड रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, इन्वर्जन शुगर्स गाइस ये हमारे सीधा सीधा डिफाइंड करके पूछे जाते हैं, इन्वर्जन शुगर्स क्या होते हैं। एंड सेलुलोज स्टार्च में एक डिफरेंस आता है, इसको स्ट्रक्चरल डिफरेंस में बताइए और स्टार्च का क्लासिफिकेशन बताइए, ऐसे करके कई बार आते हैं क्वेश्चंस। एंड ये हमारा लास्ट था कार्बोहाइड्रेट। तो गाइज आपने इस टॉपिक में क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, और सॉरी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये गाइज जो प्रोटीन, ये 4 जो हमारे टॉपिक हैं मेन, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे बोर्ड में 70 मार्क्स में से ये 4 मार्क्स कवर करता है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हमारी जो सेकंड पार्ट है क्लास 12th की, उसमें ये पूरा टॉपिक जो है, पूरा लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये बाकी बायोमोलिक्यूल्स जो है, सारे कंटेंट, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एवरीडे, ये टोटल 28 मार्क्स के। तो गाइज अब तो क्या कर दिया गया है कि 28 मार्क्स में से वो कहीं से भी आपको कंटेंट दे सकता है। तो ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एवरीडे, इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी कंसेप्ट्स हैं। इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और उसको याद करने की भी ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आप आसानी से इसे कवर कर सकें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मोर नोटिफिकेशन के लिए आप इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितने मैं न्यू वीडियोस डालते जाऊं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।